7 चरणों में चुनाव की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है। मैं 7 चरणों में चूंकि पहले भी चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तंत्र है वह बूथ तक इतना मजबूत है कि सारे जो विपक्षी अर्थात इंडी गठबंधन है वह कहीं पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं है। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में है और इसकी खुशबू और खूबी ये है कि इसमें देश के लोगों को अपनी भविष्य को देखते हुए, जैसे आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी कहा, सीसी साहब ने, कि एक चुनाव एक हमारे देश के भविष्य तय करेगा। और हमने जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है हम उसका स्वागत करते हैं। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 4 जून को रिजल्ट 400 पार। देखिए कितना सौभाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्मों का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पाठ का, प्रभु राम का आशीर्वाद कि पूरे देश को धुन लग गई कि 4 जून को 400 पार। कि कुछ सफलताओं को गिनाऊं, भारत की चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भारत की चुनाव यह अपने आप में एक कीर्ति करके स्थापित हुई है। आज हम सभी के लिए गौरव की क्षण आया है। अगले लोकसभा की चुनाव 19 अप्रैल से, पहला फेज की चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा, 1 जून तक चलेगी। तो शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में चुनाव कब शुरू होंगे और कब नतीजे आ जाएंगे, आपके राज्य में कब चुनाव है, किस तारीख को आपको वोटिंग करनी है, इसका पूरा शेड्यूल आ चुका है। चुनाव में जो शेड्यूल आया है उसका जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, ABCD पूरी Z तक आपको समझाते हैं। देश में कब कितनी सीटों पर वोटिंग होगी पहले यह जान लीजिए। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। याद कीजिए 2019 के आम चुनाव में भी कुल 7 फेज में वोटिंग हुई थी। अब चरण के हिसाब से आपको समझाते हैं। पहला चरण, उस पर आते हैं। ये 7 चरणों का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले चरण पर आएंगे और पहला चरण आपके सामने। पहला चरण क्या है? 19 अप्रैल को आपको वोटिंग करने के लिए जाना है। 21 राज्यों में और 102 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, इसमें 13 राज्यों की 79 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण 7 मई को है, 12 राज्य हैं, 94 सीटें हैं। अब चौथा चरण आपके सामने है, 13 मई को 10 राज्य, 96 सीटें। पांचवें चरण 20 मई को 8 राज्य, 49 सीटें। छठा चरण 25 मई वोटिंग होगी, 7 राज्य, 57 सीट। सातवां चरण 1 जून को वोटिंग होगी, 8 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव। नतीजे कब? 4 जून को। 4 जून को साफ हो जाएगा देश में किसकी सरकार। अब आते हैं देश के सबसे बड़े सूबे पर, यानी 7 फेज में चुनाव होंगे, मगर आपके राज्य में कब कब चुनाव होंगे अब वो भी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से, यूपी से, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। पहले चरण का चुनाव यहां पर 19 अप्रैल को होगा। किन किन सीटों पर होगा वो आपके सामने है। सहारनपुर हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, नगीना हो, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, यहां पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में देखिए 26 अप्रैल को
अमरोहा वाले वोट डालेंगे, मेरठ वाले डालेंगे, बागपत, गाजियाबाद, गोदमपुर नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। और तीसरा चरण 7 मई को संभल वाले, हाथरस वाले, आगरा वाले, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ये सब वोट डालेंगे। अब चौथा चरण यूपी में कब होगा? 13 मई को शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, बहराइच। पांचवा चरण 20 मई को यूपी में होगा। यहां लखनऊ में वोट होंगे, बरेली में, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा। अब छठे चरण पर आते हैं। 25 मई को यहां पर वोटिंग होगी यूपी में। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई, यानी कि पूर्वांचल वाले क्षेत्र हैं। 7वां चरण 1 जून को यूपी वाले 7वें चरण में वोटिंग कहां करेंगे? महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। ये भी पूर्वांचल के क्षेत्र आते हैं। अब रुक करते हैं यूपी के बाद महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि लोकसभा की 48 सीटें यहां आती हैं। महाराष्ट्र में इस बार 5 चरणों में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग कब होगी? पहला फेज, एक बार मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर पहला फेज दोबारा दिखा पाए। पहला फेज जो है वो 19 अप्रैल को है। दूसरा फेज का चुनाव होगा 26 अप्रैल को। तीसरे फेज का चुनाव होगा 7 मई को। चौथे फेज का चुनाव 13 मई को यहां पर वोटिंग होगी, जबकि 5वें फेज 20 मई को यहां पर वोटिंग होगी। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव आपको बता दें दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल रहे, फिर अगले राज्य की तरफ आएंगे। जब शिवसेना एक हुआ करती थी, 2 फाड़ नहीं हुई थी, एनसीपी भी अलग अलग नहीं थी, 2 हिस्सों में नहीं बटी हुई थी। एनसीपी का दर्जा अजीत पवार गुट को मिला है। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर जीत मिली थी। 48 में से 41 पर बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 18। उधर कांग्रेस को 1 सीट, एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। इसका आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। अब रुक करते हैं हरियाणा। हरियाणा में सभी सीटों पर वोटिंग की तारीख सामने आ गई है। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग होगी। छठे चरण में 25 मई को हरियाणा वालों को वोट डालने हैं। हरियाणा के छठे चरण में 25 मई शनिवार को वोटिंग, जिसकी तारीख का हमने जिक्र किया, और 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन इसका जारी होगा। 2019 के चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 10 सीटों पर पार्टी को करीब 60% के 58% के आसपास वोट मिले थे और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। महज 28% के आसपास वोट मिले थे कांग्रेस को। हरियाणा में कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र एक सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी को दी गई है। यहां से आम आदमी पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। चंडीगढ़ में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। कांग्रेस ने उम्मीदवार के चयन को लेकर मंथन भी कर लिया है। अब मसला यहां कुल मिला के हरियाणा की स्थिति यही है। 10 लोकसभा सीटें, किस किस सीटों पर चुनाव होगा? अंबाला, भवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, ये तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के। अब रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब में क्या स्थिति है वो भी देखिए। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां इंडिया ब्लॉक में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगभग स्थिति साफ है, अलग अलग चुनाव है। यही वजह है आम आदमी पार्टी ने बिना देर किए पंजाब की 8 सीटों पर तो उम्मीदवार पहले ही ऐलान कर दिए। 7वें चरण में यहां पर वोटिंग होनी है, यानी कि 1 जून को वोटिंग होगी। यह भी तारीख तक लगभग तय है। 7 मई को नोटिफिकेशन, नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई, नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 17 मई और 4 जून को यहां भी नतीजे साफ।
यानी पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार। यह स्थिति है पंजाब की। अब आते हैं झारखंड में। झारखंड में 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे 13 मई को, और उसके बाद 13 मई से लेकर 1 जून तक 4 चरणों में वोट पड़ेंगे। मतदान की तारीख यहां अगर जिक्र करें 13 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, यानी कि 13 मई, 20 मई और 25 मई को, और फिर उसके बाद 1 जून को वोटिंग होगी। 14 लोकसभा सीटों में यह चुनाव होगा। वैसे पिछली बार 4 चरणों में वोटिंग हुई थी। बीजेपी को जबरदस्त यहां जीत मिली थी। बीजेपी की सहयोगी आजसू, यहां जो झारखंड को करीब से नहीं जानते, तब राज्य की 14 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी सहयोगी के साथ मिलकर। अब राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो राज्य की सभी 25 सीटों पर लोकसभा का चुनाव 2 फेज में करवाया जाएगा। राजस्थान में चुनाव के लिए वोटिंग 2 चरणों में होगी। एक तारीख है 19 अप्रैल और दूसरी है 26 अप्रैल। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे चरण की 26 अप्रैल को। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड छोटा राज्य जरूर है, लेकिन इसके सियासी संदेश अलग है। उत्तराखंड की स्थिति क्या है? 19 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। राज्य में एक ही चरण में चुनाव कंप्लीट होता आया है उत्तराखंड में। 19 अप्रैल के दिन उत्तराखंड की आवाम वोट डालेगी। वोटों की गिनती 4 जून को जैसे कि सबके साथ है तो वो भी होगी। उत्तराखंड में हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा ये सीटें हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प इस बार उत्तराखंड इसलिए भी होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबियों में से एक अनिल बलूनी पौड़ी की सीट से चुनाव में उतर रहे हैं। इसलिए भी उत्तराखंड पर सबकी निगाहें। खैर, उत्तराखंड के बाद एक और राज्य है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 4 चरणों में चुनाव है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 6 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को 7 सीटें, 7 मई को 8 सीटों पर चुनाव होगा। 13 मई को बची हुई 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 4 चरणों में चुनाव हुआ था। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण राज्य की तरफ, और वो राज्य है गुजरात। गुजरात क्यों महत्वपूर्ण है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनका गढ़ है। गुजरात से ही आते हैं और गुजरात में लोकसभा की कुल मिलाकर 26 सीटें आती हैं और यहां भी एक ही दिन में मतदान होगा। सभी सीटों पर जब देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा होगा, उसी दौरान 7 मई को वोट डाले जाएंगे। और गुजरात हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा, या ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी का गढ़ रहा। 2019 का लोकसभा चुनाव याद होगा आपको, गुजरात की सभी 26 सीटों पर कमल खिला। कांग्रेस को गुजरात में एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। गुजरात में बीजेपी ने 2014 में भी लोकसभा की सभी 26 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ गया था। इसलिए बीजेपी गुजरात में पूरी तरह से आश्वस्त है। अब जल्दी से केरल का जिक्र इसलिए है क्योंकि यहां दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। 20 सीटों पर है, एक साथ ही वोटिंग का दिन मुकर्रर है। 20 सीटों में 18 जनरल सीटें हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। 28 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, 4 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख और 26 अप्रैल को मतदान। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है पूरे लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की, जो अहम राज्य हैं। वैसे 2019 के इतिहास पर नजर डालें तो 2019 के इतिहास बताता है कि बीजेपी ने 303 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस 52 सीटों पर जीती थी, डीएमके 24 सीटों पर, टीएमसी 22 सीटों पर, शिवसेना 18 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, बीजेडी 12 सीटों पर, बीएसपी 10 और टीआरएस 9 सीटों पर चुनाव जीती थी। तब उस वक्त कुल वोटरों की संख्या थी लगभग 96 करोड़।
इस बार की मैं बात कर रहा हूं, इस बार जो वोटरों की संख्या है वो करीब 96 करोड़ के आसपास है, यानी दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में से एक। पुरुष वोटर की बात करें तो यहां पर करीब 50 करोड़ के आसपास और महिला वोटर करीब 48 करोड़ के आसपास है। 18-19 साल के वोटर 1 करोड़ 84 लाख और 20 से 29 साल के वोटर करीब 20 करोड़ के आसपास। ये आंकड़े आपके सामने हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जल्दी से कुछ बयान सुन लेते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बहुत दिलचस्प डिबेट है, लेकिन पहले कुछ बयान। आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्वहीन है और जिस ढंग से उनके नेता उलूल जुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से लोग उभरे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। कि कुछ सफलताओं को गिनाऊं, भारत की चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भारत की चुनाव ये अपने आप में एक कीर्ति करके स्थापित हुई है। आज हम सभी के लिए गौरव की क्षण आया है। अगले लोकसभा की चुनाव 19 अप्रैल से, पहला फेज की चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा, 1 जून तक चलेगी। 7 फेज की इस चुनाव में। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। रुद्र प्रताप जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ चिराग सेठी जी हैं, डॉक्टर साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देरी से आने के लिए माफी, बहुत लंबा शेड्यूल था, सांसें मेरी भी फूल रही थी पढ़ते पढ़ते। लेकिन खैर पंडित जी, बिगुल बज गया है, तैयारी पूरी है? आप तो वैसे ही चुनावी मूड में रहते 365 दिन। तिलक भाई, हर राजनीतिक दल को चुनावी मूड में रहना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो संख्याओं का खेल है। संख्या होनी आवश्यक है। अगर संख्याएं आपके पास होंगी तो आप सत्ता में रह पाएंगे और जनता का भला भी कर पाएंगे। और मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में सबको हिस्सा लेना चाहिए। और आप देखिए, चुनाव आयोग ने भी अपील की कि छुट्टी ना समझें, ऐसा ना समझे कि छुट्टी है तो घूमने चले जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वोट डालेंगे तो अच्छी सरकार चुनेंगे, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जिसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर करता है। तो मैं भी आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं पंडित जी, थोड़ा जल्दी गौर फरमाइए। मुद्दे कौन से होने वाले हैं? मुद्दे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा तो देश का विकास, देश की तरक्की, देश की सुरक्षा, देश के साथ बेरोजगारी, ये जो भी बड़ी चीजें हैं हम उन्हीं पे लेके काम करते हैं और वही हम काम करते चले आए हैं। यानी आप मान रहे हैं बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा होगा? देखिए आप तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी दल हो, ऐसी बड़ी चीज है कि जिसको एकदम आप नहीं खत्म कर सकते। आप इसकी योजनाएं हैं, चीजें हैं जिनको लाके धीरे धीरे इस चीज को खत्म किया जा सकता है। नहीं, अब तो प्रभु राम की कृपा से 10 साल तो हो गए आपको पूर्ण बहुमत में। नहीं तो 10 साल हो गए तो हम 10 साल में 50 साल देश को आगे लेके चले गए। अच्छा, तो फिर बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म कर पाए? आज देखिए वंदे भारत ट्रेन। नहीं, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी तो आप ये देखिए ना, ये बहुत सारी चीजें हैं तिलक जी, लोगों ने हम लोग लेके आए हैं और करके दिखा रहे हैं और उसी का परिणाम जो हम 400 के पार का नारा है, उस परिणाम के विश्वास की तो हम 400 की बात कर रहे हैं। वरना कहाँ इतनी बात कर पाता है। ठीक है, ठीक। भूदेव शर्मा जी, तो आखिरकार बिगुल बज ही गया। सबसे पहले तो आपको भी बधाई हो सर, नई इनिंग की शुरुआत की। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप शादी के गठबंधन में बंधे हैं, आपको भी बहुत बहुत, भले ही केंद्र में गठबंधन नहीं बन पाया आपका, लेकिन शादी के गठबंधन में बन गए आप, उसके लिए बधाई हो आपको। केंद्र में भी गठबंधन बनेगा तिलक जी, सब कुछ अच्छा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये जो शेड्यूल आया है इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं 400 पार, आपकी क्या तैयारी है? आपका तो गठबंधन भी सौभाग्य से अभी तक बन नहीं पाया, टीएमसी अलग, आम आदमी पार्टी थोड़ा अलग है ना, सब अलग अलग चल रहे हैं। तिलक जी देखिए, आपने कहा 400 पार, मैं तो कह रहा हूँ वो तो 500 पार भी बोल सकते हैं, उनके बोलने से क्या होता है। अभी बीजेपी के जो हमारे भाई हैं प्रवक्ता महोदय जी, वो अभी बता रहे थे, आपने पूछा उनसे मुद्दे क्या रहेंगे, वो बोलते हैं कि मुद्दे वो रहेंगे हम 50 साल देश को आगे ले गए। तो आप देश को 50 साल आगे नहीं ले गए, देश की जनता आपसे पूछने वाली, आप देश को 65 साल पीछे ले गए। महंगाई ने अपने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 45 साल का, बेरोजगारी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनता पूछ रही है कि वो 20 करोड़ रोजगार कहाँ है जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, वो सिलेंडर कहाँ है 300 रुपए का 400 रुपए का आया करता था जो 1100 रुपए हो गया। तिलक जी, आज केवल इस देश में एक अफवाह बनाई जा रही है, केवल देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। 400 पार, 450 पार, जितना भी नहीं, ये तमाम मुद्दे तो आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव में शायद गिनवाए थे। नहीं तिलक जी, मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ, और उसी जनता को वोट डालना है जो विधानसभा में भी थी, लोकसभा में भी वही वोट डालेगी जनता। तिलक जी देखिए, ऐसा होता है कि चुनाव अपने यहाँ पे जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम होता है, जिसमें जो जीतता है वही, जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। हाँ। आपने जिन राज्यों की बात आप कर रहे हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, आपको पता है कि अगर ओवरऑल वोटिंग जो थी वो कांग्रेस के अधिक थी, और वो बात अलग है कि हम वहाँ जीते नहीं, हो सकता है, और अधिकांश सीटें वो थी जिन पे हम बहुत कम मतों से, बहुत कम वोटों से हम हारे थे। तो ये बात नहीं, चुनाव का एक अंतिम नतीजा होता है, जो सीटों में जो जीतेगा वो चुनाव जीतेगा, है ना। ये क्रिकेट का चुनाव है ना, गली मोहल्ले का समय अपने यहाँ पे जो जीतता है वो जीतता है, चाहे वो एक वोट से जीते। हाँ। तिलक जी, राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनावों में बहुत अंतर है। देश जान चुकी है कि मोदी जी जो इस देश को अभी जो 50 साल ले जाने की जो बात कर रहे हैं, उनको ये पूछिए कि सर मोदी जी क्या कर रहे हैं वो पंडित जी जाने, ठीक, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना जनता को। तिलक जी, मैं वही बता रहा हूँ, जनता पूछ रही है आपका गठबंधन है कहाँ। तिलक जी, मेरे को आप बताने दोगे तभी तो मैं बता पाऊंगा। मैं बता रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो देश की इकोनॉमी के क्या हाल थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे देशों से हम दुगनी गति से जो क्या डेवलप कर रहे थे, उनसे हमारी इकोनॉमी बहुत आगे हुआ करती थी। सर आपके नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो इकोनॉमी मनमोहन सरकार में। एक मिनट, डॉक्टर चिराग सेठी जी, क्या लग रहा है आपको 7 चरणों में चुनाव, या पंडित जी हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार 400 पार? तिलक जी बिल्कुल, अगर 400 पार का नारा सही होता तो पुराने गठबंधनों में जहां कोई प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलता था, उनके आगे जाके हाथ जोड़ के गठबंधन नहीं करना पड़ता। यूपी में जाके राजभर जी जिन्होंने भर भर के गालियां दी थी, उन्हें नहीं लेना पड़ता। सारे भ्रष्टाचारियों को 2-2 दिन पहले जिनको बोला गया था भ्रष्टाचारी, उन्हें अपनी पार्टी में मिलाना नहीं पड़ता। ये सारा करना नहीं पड़ता। एसबीआई के चेयरमैन को ये नहीं बोलना पड़ता कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा मत दो, 3.5 महीने बाद देना। फिर सुप्रीम कोर्ट डांटता है तो वो सारा काम 24 घंटे में हो जाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में दिखा रहा है कि 400 तो छोड़िए भाई साहब, मेजोरिटी मार्क भी बहुत मुश्किल से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उससे भी बहुत नीचे है। तो ये 400 पे बोलने की बात है, देखो साइकोलॉजिकल सी बात है। पिछले 2019 से पहले कांग्रेस ने ये 5 राज्यों के चुनाव थे, जीते थे, 5 या 4 में से जितने चुनाव जीते थे, तो क्या उसका रिजल्ट ये था कि 2019 में कांग्रेस की सरकार आ गई? चुनाव, हाँ, हम सही, राज्य के चुनाव जो है और जो सेंटर के चुनाव है ये बहुत अलग होते हैं, लोग समझना चाहते हैं। आज हो क्या रहा है आप देखिए, महंगाई चरम स्तर पर चल रही है, आपके पास बेरोजगारी चरम स्तर पर चल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ चल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आप इतना भी नहीं कर पा रहे कि वो अपने लिए अनाज खरीद पाए। आप कह रहे हैं हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। भाई साहब 60% लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकते आपके हिसाब से, और आप कह रहे हैं हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। नहीं सेठी साहब, आपकी बात चलिए ठीक है, तो चुनाव में मुद्दे आप मंचों से गिनवाएंगे ही। मैं ये जानना चाह रहा था पंजाब में, चलिए कह रहे हैं कि पूरे देश में हम 400 पार, उदाहरण के तौर पर आप पंजाब में कितने पार? हम पूरी 13 सीटें लड़ रहे हैं और पूरी 13 सीटें जीतेंगे। 13 जीतेंगे। और भूदेव भाई आप कितनी सीटें जीतेंगे पंजाब में? भूदेव जी का ऑडियो प्लीज। सबके सामने होगा ना? नहीं, सामने तो सब कुछ होगा ही, वो तो 4 जून को पता चल जाएगा जब नतीजे आएंगे। कुछ तो उम्मीद होगी, भले ही 1 सीट की उम्मीद हो, उम्मीद तो होगी पंजाब में। कितनी सीटों पे जीतोगे? मीटिंग में जो भी तय होगा वो सबके सामने होगा। मीटिंग में थोड़ी ना तय होना है भूदेव भाई, क्या हो गया आपको?
ये मीटिंग में नहीं, जनता को तय करना है। मैं पूछा पंजाब में कितनी सीटों पर जीतोगे? नहीं, जहाँ जितनी सीटों पे हम अगर कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ती है तो वहाँ पे पता चलेगा। 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो पंजाब में। मेरे को लग रहा है आप भूल गए हो। पंजाब में 13 सीट, गजनी तो नहीं बन गए आप? तिलक जी, जहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है वो 13 सीटों पर पंजाब हो चाहे कहीं पर भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 क्रॉस नहीं कर। सर आप गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ पंजाब में कितनी सीटों पे जीतोगे आप? 13 सीटों में से जी तिलक जी, 13 सीटों में सर कितनी सीटों पर चुनाव जीतोगे? तिलक जी ये तो जनता बताएगी ना, 4 जून को सब ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया, भूदेव भाई समझ गया। सामने होगा जो भी। नहीं, या तो हिम्मत रखो सेठी साहब की तरह, बोले कि 13 की 13 जीतेंगे हम। बिल्कुल, ये जनता, मैंने क्या कहा, जनता हिसाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से। सर तो आप आपस में क्यों हिसाब मांग रहे हो? आप कह रहे हो कि बीजेपी से हिसाब मांग रही है जनता, यहाँ आप एक दूसरे से हिसाब सेट नहीं कर पा रहे। किसकी है सरकार, किसकी है सर? पंजाब में आप नंबर 1 और नंबर 2 हो। एक मिनट भूदेव भाई, मेरे साथ नहीं हो पाएगा, मेरे साथ नहीं हो पाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 हो आप पंजाब में, और आप दोनों आपस में लड़ रहे हो, और दिल्ली में कह रहे हो हम साथ साथ हैं। जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? नहीं, ये तो तिलक भाई अब सेठी साहब ने कहा कि 13 की 13 जीतोगे, या तो आप बोलोगे नहीं हम एक भी नहीं जीतेंगे, तब मैं मानूं। जितनी, देखिए नहीं तिलक जी, देखिए जितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे उतनी सीटों को जीतेंगे। तो सर 13 पे ही तो लड़ रहे हो आप मेरे भाई। लड़ते हैं तो 13 जीतेंगे। हाँ तो ये बोलो ना, तो 26 सीटें नहीं है पंजाब में। पंजाब में 26 सीटें नहीं है, 13 ही सीटें हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए निश्चित तौर पे इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, मुद्दों से। ठीक, सेठी साहब प्लीज जल्दी से, फिर बता दिया आपको। सर देखिए मेरे साथ नारे नहीं, प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं जो देखता हूँ वही बात करता हूँ। आप लोग नारे लगाते हो, मेरे से नारे नहीं सुने जाते। सुरक्षा को लेकर के तिलक जी 13 की 13 सीटें जो है पंजाब में, और सातों की सातों सीटें जो दिल्ली में है वो इंडिया गठबंधन को ही आ रही है। जैसे मर्जी आए वो हमारा लुकआउट है, बट वो 20 की 20 सीटें जो है दिल्ली और पंजाब की, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो इंडिया गठबंधन में ही आने वाली है। आपको इसका अंदाजा इससे भी हो सकता है कि दिल्ली में 7 में से 6 सांसद बदलने पड़ गए। कैंडिडेट नहीं मिल रहा इस टाइम चुनाव लड़ने के लिए, भाजपा इतनी ढसी हुई है, लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कभी काउंसिलर का चुनाव नहीं लड़ा है, उनको सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उतारा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री आपके इंडिया गठबंधन में जो दल है सेठी साहब, क्या आप यहाँ से मुझे बता पाएंगे कि वो कौन कौन से दल हैं और किनके साथ सीट शेयरिंग का अब तक हिसाब किताब हो चुका है? प्लीज मार्गदर्शन करिए। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे जी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का एक वो बन चुका है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक यूपी में मालूम है आपको कि टीएमसी को समाजवादी पार्टी ने एक टिकट दिया है जी। टीएमसी को एक सीट आप कह रहे हैं वहां पे दिया है जी, और वही टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में कह चुकी है कि यहां घुसना मत। जी प्लीज कंटिन्यू आगे। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, देखिए किसी भी फॉर्मेशन में हम लड़ रहे हैं, पर इंडिया। सर आई एग्री विद यू, बट आप मुझे ये तो बताएंगे ना सर, आपका गठबंधन कहाँ है जमीन पर? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, अगर तिलक जी अगर जमीन पर नहीं है तो 7 में से 6 सांसद क्यों बदलने पड़ रहे हैं भाजपा को? उतार देते वही सांसद, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, राम राज्य लेके आ गए हैं, 7 में से 6 सांसद बदल दिए। ऐसे ऐसे लोग लेके आ रहे जो काउंसिल का चुनाव नहीं लड़े कभी। अब मुझे बताइए क्यों? यही फर्क है, यही फर्क पुत्री को क्यों लेके आए? यही फर्क है सर। वो तो आप कह रहे हो सांसद बदल दिए, वहां वो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, वहां वो मुख्यमंत्री बदल देते हैं सर। सुबह जिनकी तारीफ करते हैं शाम को उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और भूदेव जी की पार्टी का हाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट बांटी जा रही है उनके दबाव में, और आप कह रहे हो कि प्रत्याशियों वाला मसला। एक मिनट, पहले रुद्र प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं। ये चुनाव का बिगुल तो बच गया, किसकी तैयारी में कितना दम दिखाई दे रहा है, आपका क्या आकलन है रुद्र प्रताप जी? जी नमस्कार। जी सर, आ रही आवाज मेरी? सर आपकी आवाज पहुंच रही है जी। तिलक जी देखिए तो बहुत अच्छा हुआ कि लोकतंत्र में चुनाव की घोषणा हो गई, सब लोग इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ। अब जहाँ तक बात की हो रही है चुनावी तैयारी की, तो ये पहला चुनाव में ऐसा देख रहा हूँ ये मोदी वर्सेस ऑल हो, और उसमें भी जो बीजेपी ने अपना एक पैटर्न सेट किया था पिछले 5-6 महीनों से, वो हर दिन एक नए कदम के साथ एक नई ऊंचाई पर जा रही है अपनी तैयारियों को लेकर के। ठीक। वहीं विपक्षी दल जो है इस चीज को बहुत हल्के में ले रहा है। उस चीज की, जैसे अभी आपने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बार बार पूछ रहे हैं लेकिन वो बात को घुमा रहे हैं इधर उधर।
आप कुछ भी कहेंगे, जो मैसेज लोगों तक जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। आप अपने मन से क्या सोच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े आरोप लगा दिया कि जिनकी जो गाली देते हैं उनके साथ गठबंधन बीजेपी कर ले रही है। वो अपने लिए जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपका तो जन्म कांग्रेस के साथ हो गया, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गए। तो सवाल इसका नहीं है, केवल आप दूसरे के को कोस करके अपनी राजनीति को बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वाकई राजनीति में चीजों को बदलना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मुकाबला है तो मुकाबला वही जीतेगा जिसकी तैयारी बेहतर हो। अगर आप बीजेपी का देखेंगे तो बीजेपी ने आज से 3-4-5 महीने पहले ही सेट कर दिया कि हम 400 से पार का आंकड़ा लेकर के आ रही है। अब उस 400 आंकड़े को आपने देखा होगा कि जब भी आप चर्चा करेंगे वो कितनी जीतती हैं कितना नहीं जीतती है, वो 4 जून को फाइनल होगा। लेकिन अब चर्चा इस बात पे होती है कि क्या बीजेपी 400 जीत रही है या नहीं जीत रही। बहुमत पर तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं क्योंकि वो उस चीज से बहुत आगे निकल चुकी है। वहां तक तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं रुद्र प्रताप जी, देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क तो एक बिल्कुल बारीक रेखा का होता है। नहीं, वो होता है, लेकिन मैं वो उस बात को कह रहा हूँ कि जैसे एक चुनावी तैयारी के बीच में मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं तो फिर 2004 का उदाहरण भी तो है देश के सामने। इंडिया इज शाइनिंग। नरेंद्र मोदी नहीं थे तिलक जी, वो बहुत बदलाव आ गया है। मैंने क्या कहा कि अब की जो बीजेपी है और पहले की बीजेपी में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है, बहुत चीजें बदल चुकी हैं। तो उसमें अब अभी की बीजेपी, जैसे अभी आपने कहा ना तो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कोई चू नहीं कस पाता है, तो फर्क अब बहुत ज्यादा आ गया है। दूसरे क्या है कि चुनावी तैयारी और उनके एजेंडे बहुत क्लियर हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर आपको किसी को हराना है तो आपको उससे बेहतर बनना पड़ेगा। उसके बराबर जाकर के भी आप उसे हरा नहीं सकते हैं क्योंकि उसको बेहतर बनना पड़ेगा। और पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी विपक्ष जो है अपने किसी भी जो प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से काम नहीं कर पाए। चाहे वो गठबंधन बनाने की बात करी जाए, इंडिया गठबंधन बना, 4-5 मीटिंगें हुई, फिर विधानसभा के चुनाव में इनकी हार हुई। और अभी भी देखिए जो जहां आप कह रहे हैं ये मोदी वर्सेस ऑल है, लेकिन वहां तो 40 है सर गठबंधन के साथ। 40 हो या 44 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बीजेपी उसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर आप देखेंगे भूदेव जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। भूदेव जी जल्दी से, फिर डॉक्टर साहब और पंडित जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं भूदेव भाई। तिलक जी इन्होंने 2-3 चीजें कही कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और एक इन्होंने कहा कि चुनाव मोदी वर्सेस अदर हो गया है। इनको ये पता होना चाहिए कि सत्य कभी छुपता नहीं है। आज देश की जनता के सामने ये सच आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अभी तक तो केवल ये भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने का काम करते थे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने और जो पीएम केयर फंड जो बनाया है जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इन 2 बातों ने देश की जनता के कान खोल दिए हैं, देश की जनता के आंख नाक कान सब कुछ खोल दिया है। जनता इसका जवाब चुनाव में देगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को गुमराह करके इस देश नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम किया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। देखिए भूदेव भाई, उसका जवाब उसका जवाब पंडित जी देंगे, लेकिन एक मिनट चुनाव में देगी। नहीं ठीक है, आप ये कह रहे हो। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक चुनाव ऐसा था जिसमें आपने एक ही मुद्दा पकड़ा और उस मुद्दे की माला जपी, राफेल 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 राफेल। जहां जिस मंच पर जहां चाहे बोले राफेल। एक मिनट सर, एक मिनट, उसके बाद चौकीदार डैश डैश। एक मिनट भूदेव भाई, सवाल तो सुन लो। और जो कि थे नहीं। आपने दूसरी बार कहा चुनाव में अडानी 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 अडानी, फिर जनता ने मोहर लगा दी। अब ये बॉन्ड वाला मसला लेकर आए हो और जनता ये पूछ रहे कि चलिए उनको तो उनके पास पावर है, उनको दे दिया भैया चंदा। जब जिनके पास पावर नहीं है उनको भी चंदा मिल गया, नहीं फिर क्या कहोगे? लेकिन ये बताइए कि इस चंदे को छुपाने का काम क्यों कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इसको क्यों? ठीक, रुद्र जी प्लीज जल्दी से, फिर पंडित जी और डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा बॉन्ड वाला मसला। रुद्र जी देखिए तिलक जी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें मुद्दा कहाँ है कि जिसको इस समय 2 दिन पहले आई घटना को चुनाव का मुद्दा बना देंगे। जो बॉन्ड है वो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, उसमें कोई चोरी थोड़ी है। चोरी तो तब होती कि जब आपके सांसद क्या पकड़ लिए जाते हैं 350 करोड़
उस पर आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ तो लोगों ने दिए हुए पैसे के लिए कोई अगर तिलक जी मैं आपको पैसा देता हूँ कितने गुनाह क्या है जरा बताइए। हम ये नहीं जाना, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी को पा रही थी डेटा तो FBI को दे रहा था न कि बीजेपी को दे रहा था। और अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ईमानदार है तो इनको पता है ना कि इनको कितने मिले हैं, अपना जारी कर दें। इनको कितने मिले हैं, इतनी ईमानदार पार्टी अगर बन रही है तो इनको जो मिले हैं उनको इनके पास तो डेटा होगा, अपना जारी कर दें। बीजेपी को बेईमान कहेंगे पूरा चुनाव। सवाल ये है कि आप देखिए मुद्दे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। अगर एक बात बताइए तिलक जी 2 दिन पहले मुद्दा नहीं आता था तो 24 का चुनाव इसी को लड़ने वाले थे क्या? इनके पास चुनाव 24 के चुनाव का मुद्दा क्या है? सवाल यही उठ रहा है कि आज विपक्ष केवल जैसे आपने अभी बताया ना राफेल, उस समय राफेल करते राफेल का मुद्दा खत्म हो गया। आप चुनाव की तैयारी में नहीं है। अभी आप एक नई चीज मैं बता रहा हूं कि पहले चरण से 2 दिन पहले रामनवमी का त्योहार है। आप कहेंगे फिर राम आ गए क्योंकि रामनवमी का त्योहार और पहली बार मंदिर बना है तो आप तिलक जी समझ रहे हैं किस बार क्या होने वाला है। तो आप कहोगे कि भगवान राम आ गए, तो एक इत्तेफाक नहीं है, उनकी तैयारी है। लेकिन आप जल्दी से मुद्दों को लगाएंगे जो मुद्दा ही नहीं है देश का। आप किसी चोर कहेंगे तो कोई चोर नहीं हो जाएगा, उसको साबित भी करना पड़ता। वही लाइनें बोली जो इनको व्हाट्सएप पर भेजी नहीं, क्योंकि मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप में ये लाइनें आई थी कि रामनवमी का मुद्दा आएगा। अभी मैं दिन में यही पढ़ रहा था कि जो 2-4 लाइनें इनको व्हाट्सएप पर जो मिलती है उसको आकर के ये बोल देते हैं। लेकिन ये इस देश की जनता को इतना बेवकूफ ना समझे। इस देश की जनता चुनावी जनता एकदम बेवकूफ नहीं है। तभी तो बिल्कुल देश की जनता ने उनको चुना है जो आप कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं देश की जनता नहीं, देश की जनता से 400 मान रहे हैं आप। जनता को समझा लेंगे और ज्यादा सही होगा, क्योंकि देश की जनता नहीं चुना जिसको आप चोर कहने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक, बॉन्ड वाला मसला आपने कहा, लेकिन एक बात सेठी साहब, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपके तो कई नेता जेल के अंदर है। और फिर आज जो ट्वीट देश के प्रधानमंत्री एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है। यानी हर मंच पर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश तो होगी। और फिर आप ये कैसे प्रमाण कर देंगे कि भैया हम पाक साफ है कि हमारे नेता जेल में है और मनोज पंडित की पार्टी भ्रष्टाचारी है? तिलक जी, कथनी और करनी में यही फर्क होता है कि जिधर से प्रधानमंत्री बोलते हैं भ्रष्टाचारी और उधर से उसकी बीजेपी में एंट्री हो जाती है। ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे होता है। या तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं या जो ज्वाइनिंग करा रहा पार्टी वो झूठ बोलता है। दूसरी चीज आपको बताऊंगा, 30 डोनर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हैं उनमें से 14 पर ईडी का मामला है। तिलक राज जी, आपके ऊपर, आपके परिवार पर कभी ऐसा ना हो कि 2 तारीख को आपके रेड हो, आप लॉयर के दफ्तर नहीं जाते और 7 तारीख को आप SBI जाके चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं। मतलब मैंने पहली बार सुना कि 10 तारीख को एक मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का अरेस्ट होता है IT में और 15 तारीख को उसी कंपनी के नाम से चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं। मतलब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल एजेंसी एक रेड मारती है, आपको अरेस्ट करती है, आपकी फाइलें जब्त करती है, उसी समय में आपके यहाँ से एक आदमी जाके SBI में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा होता है। उसके बाद भी अगर आप बोलते हैं कि गलत नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक कंपनी जिसका 20 करोड़ रुपए का मुनाफा है वो 400 करोड़ रुपए दान कर रही है। सोचिए, 20 करोड़ रुपए का मुनाफा है, उसके टर्नओवर से भी ज्यादा वो चुनावी चंदा दे रही है। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग जिसपे 400 करोड़ रुपए की ईडी ने एसेट अटैच कर दी है, वो 1300 रुपए का चंदा, 1300 करोड़ का चंदा दे रही है। तो ये पैसा जो है ये उसी बच्चे का पैसा है जिसके लिए स्कूल नहीं बना, जिसको अनाज नहीं मिला, ये उसी का पैसा है। 1 मिनट चिराग जी, एक मिनट। पार्टियां चंदे से चलती हैं, ये बात किसी से छिपी है? नहीं छुपी, बिल्कुल नहीं ना। एक मिनट, अब पंडित जी की आपने भी सवाल उठाया, भूदेव जी ने भी सवाल उठाया, उसका रुद्र प्रताप जी ने भी जिक्र किया। पंडित जी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मसला है उस पर चर्चा करेंगे क्या आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, ओके। मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूं। हाँ, एक बात मैं जानना चाह रहा था, वो जो बात कह रहे हैं कि ये चंदे का खेल जो हुआ है उसका जिक्र अगर बता देती बीजेपी तो 6000 करोड़ आखिरकार वो है किसके? अरे तिलक जी, वो किसी एक का, ये आप ये बताइए, सारा आंकड़ा SBI दे चुका। हाँ। और सारी चीजें हैं देश के सामने, सारी चीजें रखी हुई हैं। आप जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी चीजें देश के सामने रखा उन्होंने। और उसमें कांग्रेस, आप देखिए
सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, फिर टीएमसी को मिला, जो कांग्रेस के साथी हाँ, 6061 करोड़ के आसपास का चंदा मिला आपको। आप ये देखिए 1600 करोड़ मिला टीएमसी को, हाँ, 1300 करोड़ के आसपास मिला कांग्रेस को, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मिला। अरे भाई क्यों नहीं, हम पूरे देश में पार्टी चला रहे हैं, आप ये बताइए ना। हाँ। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में पार्टी सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, वो ये कह रहे हैं, जो बात डॉक्टर साहब ने कही है, कह रहे जिन्होंने चंदा दिया आपको, उनके यहाँ पहले रेड पड़ी और फिर उसके बाद उन्होंने चंदा दिया। जैसे नहीं, ये गलत, ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आधारित बात है। अच्छा, ये आपने डॉक्टर, ये एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल जी आज 8 संबंध के बाद कोर्ट गए, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या इन्होंने जनता से बातें की थी, क्या स्थिति है इनकी आज पूरी स्थिति? ठीक, वो जवाब डॉक्टर साहब देंगे, चिराग साहब देंगे, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं पंडित जी, आप ही की बात से एग्री कर रहा हूं। ये फ्यूचर गेमिंग का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। कौन है? फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है, हाँ, जो 2003 से 2000 आप देखिए, ये तो बहुत पहले से ये कांग्रेस के साथ इन्होंने किसको चंदा नहीं दिया? कौन सी ऐसी पार्टी है, मुझे लिस्ट में बता दीजिए। नहीं, फ्यूचर गेमिंग का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। ये दावा कर रहे हैं कि भाई वो 215 करोड़ का मुनाफा हुआ, चंदा दिया आपको 1368 करोड़ का। एक मदन लाल लिमिटेड का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 करोड़ 81 लाख मुनाफा हुआ और चंदा दिया 183 करोड़ का। ये फॉर्मूला नहीं समझ में। तिलक जी, फॉर्मूला सारा समझ में आएगा। हाँ। अभी यशोदा हॉस्पिटल को कहते हैं भाई, यशोदा हॉस्पिटल जो है इलेक्ट्रिक बॉन्ड, उनके इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद लिया। अरे भाई, यशोदा हॉस्पिटल कहाँ का? यशोदा हॉस्पिटल वाले डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। पंडित जी, वो तो सब कुछ उस पे आ जाएगा ना। एक कांग्रेस ने ये कह रहे हैं कि भाई 21 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी 310 करोड़ का चंदा कैसे ले लेती है? देखिए कैसे इस कंपनी का 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उसने आपको चंदा दिया 310 करोड़ का? तिलक जी, जब तक सारी चीजें देश के सामने नहीं आती, जब तक मैं और आप किसी कंपनी का, हम कोई ऑडिटर नहीं है, हम कोई ऑडिट नहीं करते। बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंदा लेने का ये कोई ऐसा नहीं है कि चंदा पहले से पार्टी चंदा नहीं लेती होंगी, पहले भी पार्टी चंदा लेती होंगी। हमने कभी चाइना से चंदा नहीं लिया, हमने कभी ऐसे किसी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया। हाँ। या चंदे की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। हाँ। आप ये देखिए, जिस फ्यूचर तो फिर इन्होंने आपको चंदा क्यों दिया? क्योंकि ये अभी सेठी साहब ये दावा कर रहे थे, कह रहे कि 30 प्रमुख डोनर जो हैं, जिन्होंने आपको चंदा दिया, 30 ऐसे लोग हैं, कंपनियां हैं, उनमें से 14 के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच कर रही है। आप ये देखिए 14 के खिलाफ, और उन्हीं से आपने चंदा ले लिया। आप तिलक जी, नहीं, चंदा देखिए, अगर चंदा देने के बाद भी उनके खिलाफ जांच ना की गई हो, तब मुझे बताइए जांच रुक गई, या कोई ऐसी चीज उनकी प्रॉपर्टी अटैच ना की हो। डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ने किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें कल एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, तो और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है, इनके संजय सिंह जेल में है, तो ये क्या? ठीक है, ठीक। चिराग जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, पंडित जी ने अपनी बात को रखा निष्पक्षता के साथ, ठीक। ऐसे मैंने तभी उनसे पूछा था इस मुद्दे पे बात करूं, उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं करूंगा। अब उत्तर दीजिए जो बात पंडित जी कह रहे हैं। एक बात और मैं जोड़ देता हूं, अगर वाकई में भूदेव जी और आपकी बातों में दम है, दोनों की, मेरा उत्तर दे दीजिएगा दोनों मिलकर, भूदेव भाई आपका भी और चिराग साहब आपका भी। जो टीएमसी है, जिसे 1610 करोड़ का लगभग चंदा मिला, राइट, तो वो टीएमसी क्यों नहीं है सफाई दे रही इस पूरे मसले को लेकर? और आप टीएमसी के पूरे हिसाब किताब का ब्यौरा क्यों नहीं रख रहे हो? चिराग साहब, पहले आप। ठीक, तिलक जी, मैं बस 2-3 चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ईडी की जो बात हो रही है, ईडी ने जब छापा मारा, इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इधर से उधर हुआ है। अगर वो भाजपा के अकाउंट में आया है, तो क्या वो प्रोसीड ऑफ क्राइम में आएगा कि नहीं आएगा? या वो किसी भी कंपनी, किसी भी खाते में गया, मैं नाम नहीं लेता, चलो किसी भी पार्टी के खाते में गया, क्या वो प्रोसीड ऑफ क्राइम में आएगा कि नहीं?
क्या कोर्ट का बयान था कि नहीं, अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम में आता है तो पार्टी जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी एक्यूज बनाया जाएगा। तो सर ये फॉर्मूला फिर टीएमसी पर भी लागू होगा ना? बिल्कुल सब पर लागू होगा सर। तो मैं वही पूछ रहा हूं, टीएमसी ने कहा, आप ये कह रहे हो कि कुछ नहीं बोल रहे, टीएमसी कहां बोल रही है इस मुद्दे पर? तिलक जी एक बात समझिए, देखिए सब लोग कह रहे हैं कि हम अपना हिसाब दे रहे हैं। 18 तारीख की बात है, क्यों एसबीआई के चेयरमैन ने मना किया मैं डेटा नहीं दूंगा, और फिर 24 घंटे में दे दिया? किसके प्रेशर में बिल्डअप ओके कर रहा था? मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूँ। 2011-12 में जो चुनावी चंदा था, कांग्रेस की सरकार थी तो उनको 1600 करोड़ रुपया मिलता था, तो भाजपा को 800 मिला था। आज 1:5 का रेशो हो गया। उसके बाद जिस तरीके से ये चीजें मिल रही हैं और जिस तरीके से टेंडर अवार्ड हुआ है, उसकी पारदर्शिता को देखिए, सारा कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आप मान लीजिए एक चीज कोइंसिडेंस हो सकती है, ईडी जब जांच करी थी, ईडी को तो पता था ना कि ये जो फ्यूचर गेमिंग है इससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ईडी ने आगे क्यों नहीं कार्रवाई की? ईडी ने क्यों नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ गया, ये किस पार्टी को दिया गया है? पंडित जी ये कह रहे हैं कि चंदा देने के बाद अरबों के ठेके दिए, या फिर कई फर्जी कंपनियों की उन्होंने औकात से ज्यादा कई गुना का बॉन्ड खरीदे, उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं। तिलक जी आप ये बताइए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी को कोई चंदा दे रहा था? जब कोई अस्तित्व में नहीं था तो कोई चंदा नहीं दे रहा था। आज आम आदमी पार्टी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में आई है, चाहे वो शराब नीति हो, चाहे और कोई चीजें हो, चाहे खालिस्तान वाली बात हो। आप ये देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। तो ये वही लोग हैं। नहीं ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मैं भी बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी कोई आज की कंपनी नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पहले से कंपनी काम कर रही है। और मैं कहता हूँ कहीं भी जितने लोग अपनी डेट पे बैठे हैं, अगर कोई तो ईडी फिर जांच क्या कर रही थी? अगर ईडी को यही नहीं पता था। पर ये सब चीजें डिबेट पे कहना अच्छा लगता है। आप चीजों को कहेंगे या तथ्यों के आधार पर बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और ईडी जांच कर रही है तो ईडी को इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं पता चला? जनता को करना क्या है? आप ऐसी बातें। तिलक जी मेरा छोटा सा सवाल है, ईडी ने फिर जांच क्या करी? अगर ईडी को जांच में इलेक्टोरल बॉन्ड मिले नहीं तो ईडी जांच क्या करी? ठीक, ये भूदेव भाई और भूदेव भाई डिबेट घुमा देते हैं कई बार। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मसला चुनाव का था, बॉन्ड बीच में ले। मैं एक बात कह रहा हूं, एक सेकंड, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं आप लोगों की तरह। रुद्र जी आपको याद होगा 1989, ये वो साल था। आप भूदेव भाई सुनिएगा, ये आपका मैं पुराने जख्म को कुरेद रहा हूं, माफ करिएगा उसके लिए। 1979 अगर मैं सही हूं तो ये वो साल था जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री कैसे बने थे? इंदिरा गांधी के करीबी वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री कैसे बने थे? वो कहते थे बोफोर्स घोटाला हुआ। भूदेव भाई कहते थे ना वीपी सिंह जी, बोफोर्स घोटाला हुआ। डॉक्टर साहब वो कहते थे कि मेरे पास ये देखिए, मेरे जेब में एक लिस्ट निकालते थे, ऐसे कहते थे ये देखिए ये सभी दलालों के नाम हैं जिन्होंने रिश्वत दी, रिश्वत ली, सबके नाम हैं इसमें। प्रधानमंत्री बनूंगा, एक एक का खुलासा कर दूंगा। देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना। राइट भूदेव भाई, गलत तो नहीं कह रहा? जी बिल्कुल। रुद्र प्रताप जी यही था ना मसला। बोफोर्स कांड में जेब में पर्ची लेकर वीपी सिंह जी घूमते थे और कहते थे कि ये सभी दलालों के नाम लिखे हैं इसमें। प्रधानमंत्री बने, वो पर्ची आज तक कभी जेब से नहीं निकाल पाया कोई। मालूम है ना सबको। और उनसे जब किसी पत्रकार ने पूछा तो बोले ना, भूल जाओ पर्ची, कहां गई वो पर्ची किसी को नहीं मालूम। रुद्र प्रताप जी गलत तो नहीं कह रहा? जी तिलक जी आप एकदम सही कह रहे हैं। और अभी मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये सारी बातें 2 दिन पुरानी हैं। क्या विपक्ष इस पे 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? अगर वो 2024 का चुनाव इलेक्ट्रल बॉन्ड पे लड़ने के लिए तैयार है तो लड़ लें, कौन मना कर रहा है? और ये जो बातें नहीं, वही मैंने पूछा भूदेव भाई से, ये फिर नहीं बताते कि टीएमसी वाले चंदे को लेकर ये चुप क्यों है? और अगर ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे में स्पार्क है तो आ जाइए सब लोग साथ मिलके घेर लीजिए बीजेपी को। नहीं भूदेव भाई, एक और बात मैं तिलक जी इसमें आपको कहना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिकल थोड़ा सा होकर के बात समझनी पड़ेगी। आप भी जानते हैं, इसी देश में रहते हैं, हम भी इसी देश में रहते हैं।
इस दुनिया में कौन सा ऐसा मूर्ख इंसान है कि जिसके यहाँ ईडी की रेड पड़ेगी और इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके पार्टी को रिश्वत देगा? जरा बताइए, इतना मूर्ख तो आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। भाई, इस देश में पैसे देने के और 1000 तरीके हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये ऐसा कोई मूर्खता वाली बात नहीं। और अगर किसी पार्टी को लगता है इससे चुनाव करा लेना, पूरे चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना, कौन मना कर रहा है इसको? अब बनाइए मुद्दा, देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी क्यों है, कौन मना कर रहा है? अगर आप बना सकते हैं तो आप जो मुद्दे से आप हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आप तिलक जी चुनाव को लेकर के कर रहे हैं। ठीक, मुझे भाई प्लीज जल्दी से, फिर मैं चिराग जी और पंडित जी को वक्त दूंगा जी। तिलक जी, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2014 से पहले जो विदेशों में काला धन रखने वालों की लिस्ट लेकर के घूमते थे, 10 साल हो गए वो उसे डिक्लेयर नहीं कर पाए। वो उसको देश में लेकर के आने वाले थे, उन काला धन को साथ साथ उनको भाई जी वही तो बात कह रहे हैं कि मुद्दा है तो बना के दिखाओ ना। नहीं, मुद्दा तिलक जी मुद्दा तो बना रहे हैं, हम तो सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता दीदी कहाँ है? नहीं, देखिए कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अभी कह रहे हो हम इंडिया गठबंधन है, लड़ाई लड़ रही है। आज मेरे पे दिल्ली में 17 केस लगा दिए गए हैं, केवल एक छोटा सा प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें भी पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा दी जाती हैं। महीने में 4-5 दिन तो तारीखों में ही निकल जाते हैं। तो तिलक जी, आज जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके पुलिस के द्वारा जो गुंडागर्दी करके विपक्ष के लोगों को दबाया जा रहा है, क्या इससे पहले आंदोलन नहीं होते थे? क्या इससे पहले कांग्रेस के टाइम में आंदोलन की परमिशन नहीं दी जाती थी? लेकिन आज ये सब मुद्दे चुनाव में ठीक रहते हैं, वही वो कह रहे हैं। अगर ये मुद्दा है तो चिराग जी अगर आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर इस मुद्दे में स्पार्क है तो कौन सा ऐसा चेहरा है? ममता दीदी अलग हैं, उनको पार्टी को अलग चंदा मिला हुआ है। तिलक जी, आप बस 24 घंटे की बात हो रहा है, मंडे शाम को तो देना ही है एसबीआई ने डेटा, मंडे को क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आज सब पार्टियां ये वेट कर रही हैं, क्योंकि अभी हर न्यूज एंकर एक ही बात बोल रहा है कि पूरा डेटा नहीं आया, आप कैसे बोल रहे हो? हम कह रहे हैं सोमवार शाम को सब क्लियर हो जाएगा, किसने किसको कितना पैसा दिया, क्यों दिया। ये तरीका इसलिए यूज किया था क्योंकि 2017 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने यही बोला था कि इसमें आपकी आइडेंटिटी को नहीं बताया जाएगा। तो जिन बेचारों ने पैसा दिया, यही सोच के पैसा दिया था कि नहीं बताएंगे। एसबीआई के चेयरमैन ने पूरी कोशिश करी कि मैं ना बताऊं, पर उस पर इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ, उससे नहीं बताया, फिर कोर्ट को बोलना पड़ा कि हम कंटेम्प्ट लगाएंगे। तो जो काम 3.5 महीने में होना था वो 24 घंटे में हो गया। जो डेटा वो 3 महीने में देने की बात कर रहे थे वो 48 घंटे में देने को तैयार हो गए। तो इसका मतलब डेटा तो तैयार था। 2004 में ये बैंक डिजिटलाइज हो गया था, तो इसका मतलब डेटा तो सारा डिजिटली था अवेलेबल। ये तो सिर्फ एक तरीका था कि हमने डेटा नहीं देना, और देना क्यों नहीं था? इसीलिए नहीं देना था क्योंकि इन डोनर्स को ये प्रॉमिस किया गया होगा कि आपकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होगी। तभी उन्होंने एक मिनट पंडित जी, वो बार बार उसी विषय पर आ रहे, कह रहे हैं अब ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, पहले छापा फिर बॉन्ड। नहीं तिलक जी, हम तो चाहते हैं ना कि आप मुद्दा बनाइए तो सही, आप मुद्दे बनाइए और सारी चीजें हैं, अब जनता ही फैसला करेगी इसका, और जनता को जो फैसला आएगा देखना। फिर आप ये मत बोलना कि ये तो ईवीएम में सेटिंग हो गई, ये तो ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। फिर ये देखना तिलक जी, हम और आप सब फिर डिबेट करेंगे। और फिर मैं एक बात बताऊंगा आपको कि हमने सारी चीजें रखी और कुछ नहीं हुआ, और आज हम तो जहाँ थे वहां से भी नीचे चले गए। नहीं वो बात ठीक है आपकी, अगर आप गलत होंगे ना, अगर चिराग जी और भूदेव भाई गलत होंगे तो उस दिन वो माफी मांगेंगे, ठीक? अगर आप गलत होंगे तो आप जनादेश के बाद तिलक जी गली सबके लिए बंद है। कहा करा तो कोई माफी मांग ले। ये वही आम आदमी पार्टी है जो शीला दीक्षित जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और केजरीवाल जी लेके अपने जेब में घूमते थे, इतना घोटाला यहाँ पर, इतना घोटाला यहाँ पर, और हम एक मिनट पंडित जी वो छोड़िए ना, वो छोड़िए उस बात को। अब ऐसे में कोई आप उस वक्त की याद दिलाते हैं तो फिर ना जाने अन्ना जी भी याद आ जाते हैं, अन्ना जी भी याद आ जाते हैं। अब कहाँ है अन्ना जी? एक मिनट, एक सर विषय यही था कि भारत में 16 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ठीक? 16 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। जिन्होंने बॉन्ड खरीदे वो मात्र 1300 कंपनियां हैं, है कि नहीं पंडित जी? बिल्कुल। तो पारदर्शिता आपने कहा। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं और फिर उसके बाद इस डिबेट का अंत करूंगा। ये जो मुद्दे बना रहे हैं आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप उसका उत्तर दीजिएगा। क्या देश में इलेक्ट्रो बॉन्ड मुद्दा बनेगा? देखिए
हम तो नहीं चाहते मुद्दा बनाना, अगर ये लोग चाहते हैं तो वेलकम बनाए। अच्छा, आप नहीं चाहते ये मुद्दा बने? देश में महंगाई मुद्दा बनेगी? देखिए, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है तिलक जी। क्यों मुद्दा नहीं है? नहीं है कि महंगाई, आप सिर्फ महंगाई एक पैमाने पे तोल रहे हैं। महंगाई को जो है हम और बहुत सारी चीजों पे जोड़े। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगी? देखिए तिलक जी, ये बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है? आप ये बताइए कि जो हम स्किल की बात कर रहे हैं, जो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जो हम इंडस्ट्रीज बनाने की बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट हम रोक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं। अच्छा, आप इसके साथ 3 मुद्दे और। राम मंदिर मुद्दा बनेगा? नहीं, राम मंदिर मुद्दा बिल्कुल मुद्दा था, मुद्दा तो खत्म कर दिया हमने। मुद्दा था, राम मंदिर मुद्दा बनेगा। इन्होंने मुद्दा बनाया था, मुद्दा। अच्छा, सीएए मुद्दा बनेगा? सीएए मुद्दा बनेगा? देखो ये देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था और हमने वो चीजें पूरी की हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चुनाव में सीए वाला मुद्दा बनेगा? यूसीसी सीए मुद्दा क्यों? आप ये विपक्ष मुद्दा जो मर्जी बनाए, पर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, उनको पूरा किया है। और विपक्ष की मर्जी है, जो मर्जी मुद्दा बनाए, हमें क्या आपत्ति है? हमें तो जनता की यूसीसी और सीए तो आपको मुद्दा बनाना ना सर, मैं तभी पूछ रहा था। देखिए तिलक जी, मुद्दा जो है, जनता जिस मुद्दे को समझ जाए वही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, यूसीसी सीए मुद्दा बनेगा, मैंने बस इतना पूछा था अब आपसे। आप देखिए तिलक जी, अब मैं इसमें क्या, हमारी तरफ से कोई मुद्दा नहीं है भाई। हमने कानून बनाया, कानून लागू कर दिया। हमने क्या भाई, आप ही बताइए, संवैधानिक तरीके से कानून बना, संसद में पास हुआ, चीजें हुई। ये राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगोगे आप? देखिए हम देखिए, एक कोई भी राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक, कौन वोट नहीं मांगेगा? आम आदमी पार्टी वोट नहीं मांगेगी, कांग्रेस नहीं मांगेगी, कौन नहीं मांगेगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, राम मंदिर के नाम पे तो वोट मांगोगे ना आप? नाम पे तो हम तो अपने काम के नाम पे वोट मांगेंगे। ठीक है, ओके। काम के नाम पे वोट मांगेंगे, ओके वोट मांगेंगे। ओके पंडित जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भूदेव भाई आपका भी, डॉक्टर सेठी साहब आपका भी, और रुद्र प्रताप जी आपका भी। तो फिलहाल ये मुद्दे हैं, और मुद्दों के इतर एक सियासत भी है, और सियासत की एक अलग कहानी भी है, यानी बिसात बीत चुकी है। अब यहां से एक नई लड़ाई का आगाज होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।